नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापति की न्यू बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, जिसमें हमारा 7वां चैप्टर चल रहा था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के हमने एक क्लास पहले कर लिए। जो बाकी बचा पार्ट है वो आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से सर्वाधिक लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था? तो व्यापारिक मार्ग सबसे लंबा जो तक्षशिला से पाटलिपुत्र जिसे उत्तरापथ कहा गया था, तो 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शैली शिल्प किस से संबंधित है? तो यह मौर्य काल से संबंधित है। अशोक के किस शिलालेख में शीर्ष पर गज की आकृति उत्कीर्ण के साथ गज में लिखा है? तो यह कालसी शिलालेख पर शीर्ष पर गज के जो आकृति उत्कीर्ण है। धौली तथा कालसी के गज। वैसे तो मौर्य युगीन मूर्ति कला के सर्वोत्तम नमूने स्तंभों पर लगाई गई पशु आकृतियां है, परंतु स्वतंत्र रूप से उत्कीर्ण मूर्ति कला में पत्थरों की तराश कर बनाए गए हाथी मूर्ति कला के अनुपम उदाहरण है। धौली भुवनेश्वर उड़ीसा में चट्टान को काट कर एक गज का अग्रभाग बनाया गया। उसकी सूंड तथा पैर का गठन अत्यंत स्वाभाविक है। इसी प्रकार कालसी देहरादून उत्तराखंड के चट्टान पर एक गज की आकृति खुदी हुई है। इस पर ब्राह्मी लिपि में गज में सर्वोत्तम हाथी उत्कीर्ण है। दोनों गज उत्कीर्ण रिलीफ मूर्ति कला के सुंदर उदाहरण है। बाण भट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्य शासक का उल्लेख किया है? तो बाण भट्ट ने वृद्धत का उल्लेख किया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धत था। हर्षचरित ने इसे प्रज्ञा दुर्बल कहा है। उससे सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185-84 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। वृद्धत ऐतिहासिक रूप से अशोक का 7वां उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रारंभिक जीवन का विवरण है वो महावंश टीका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के ज्ञान के लिए मुख्यतः बौद्ध स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मौर्य नगर का प्रमुख था। जब वह अपनी माता के गर्भ में था तभी उसके पिता की किसी सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गई थी। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। जन्म के साथ ही वह एक गोपालक को लालन पालन हेतु सौंप दिया। कुछ बड़ा होने पर वह एक शिकारी के हाथों बेच दिया गया। वह प्रतिभा संपन्न था, इसलिए शीघ्र ही उसने अपने हम उम्र बालकों में प्रमुखता हासिल कर ली। एक दिन वह पाटलिपुत्र के निकट संभवतः विदिन क्षेत्र में राजकीय खेल में व्यस्त था। उसी समय सर्वप्रथम चाणक्य की भेंट चंद्रगुप्त से हुई। चाणक्य ने शिकारी को 1000 कारसापण देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। तत्पश्चात चाणक्य उसे तक्षशिला ले गया, जहां 8 वर्षों तक विधिवत शिक्षा देकर उसे सभी विद्याओं में निपुण बना दिया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और श्लोक है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 6000 श्लोक है। अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत है। यह गद्य और पद्य मिश्रित तथा सूत्र शैली, अन्य पुरुष शैली अथवा ग्रंथ शैली में है। इसमें 6000 श्लोक, 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है। सामसामी के अनुसार मूल ग्रंथ में 4000 श्लोक थे। प्रथम 5 अधिकरण आंतरिक प्रशासन, इसके बाद के 8 अधिकरण अंतरजातीय संबंधों व अंतिम 2 मिश्रित विषयों से संबंधित है। निम्नलिखित में मौर्य कालीन इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? हर्षचरित, मिलिंद पन्हो, गोडो या अर्थशास्त्र? तो अर्थशास्त्र 4 नंबर ऑप्शन। अनेक विद्वानों के बीच इस बात पर मतैक्य है कि अर्थशास्त्र लिखा गया था मौर्य काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल और बाद की शताब्दी में या चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो बहुत सारे विद्वानों के बीच में ये मतैक्य है कि मौर्य काल और उसके बाद की शताब्दी में अर्थशास्त्र को लिखा गया था। अर्थशास्त्र के जिस रूप में आज हम परिचित है, यह रोमिल थापर के अनुसार किस व्यक्ति का योगदान है? तो विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त अर्थशास्त्र के बारे में क्या सामान्यतः गलत धारणा है? यह हिंदू राजनीतिक विचारधारा संबंधित पुस्तक है, तो ऐसी गलत विचारधाराएं चलाई गई है। अर्थशास्त्र लेखक और काल के बारे में वाद विवाद को देखते हुए इसे मौर्य काल के एक स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। मौर्य काल के एक स्रोत के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मौर्य काल
के कतिपय पहलुओं के लिए एक स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, या फिर मौर्य काल के कुछ पहलुओं के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, किंतु बाद में इसमें किए गए बदलाव को ध्यान में रखते हुए इसमें अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा सही नहीं है? यह राजा के नैतिक दायित्वों पर बल देता है, तो यह बात तो सत्य है। यह पितृसत्तात्मक शासन के आदर्श से संबंधित चिंतन है, तो यह बात भी सही है। इसमें कहा गया कि वर्णाश्रम धर्म का अनुरक्षण राजा का कर्तव्य नहीं है, तो नहीं है, यह बात है जो गलत हो गई। इसमें कहा गया है कि प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा की प्रसन्नता है, तो यह बात भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है। पंतजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते हैं, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं। तो ये दोनों बातें हैं जो बिल्कुल सही है। तो इसका जो ए और बे दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या बे है, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख है? तो अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के कुछ अलग अलग नामों का भी उल्लेख हुआ है। बौद्ध ग्रंथों महावंश व वंश कापिसनी के अनुसार कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था। जैन ग्रंथों उत्तरायण सूत्र तथा परिशिष्ट पर्व के अनुसार तक्षशिला के निकट गोल्द जनपद के चणग्राम में उत्पन्न हुए। चणग्राम में होने के कारण पिता का नाम चणक तथा वे स्वयं चणक पुत्र होने के कारण चाणक्य कहलाए। उनका व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त था। कुटिल गोत्री ब्राह्मण होने के कारण उनका कौटिल्य नाम पड़ा। माता का नाम यशोमती था। हेमचंद्र कृत अभिधान चिंतामणि में चाणक्य के अनेक नाम मिलते हैं। वात्यायन, मल्लिनाग, कुटिल, चाणक्य, द्रामिल, पक्षिल, स्वामी, विष्णुगुप्त और अंजुल। द्रामिल नामक उसके अभिजन होने का सूचक है। पुराणों में उन्हें द्विवर्षक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। धरण और पुराण को निम्नलिखित में से किसके रूप में पहचाना गया है? तो मुद्राओं के रूप में। 3 नंबर ऑप्शन। मौर्यकालीन मुद्राएं सुवर्ण और निष्क सोने का सिक्का, कारसापण पण रुपये रूप धरण चांदी के सिक्के, मासक और कांकणी तांबे के सिक्के, छोटे छोटे ताम्र सिक्के काकणी कहे जाते थे। पण अथवा रूप रुपये मौर्य काल का सर्वाधिक प्रचलित तथा प्रधान सिक्का था, जो 3.5 ग्राम 56 ग्रेन का होता था। इस पर सांप, मयूर, अर्धचंद्र और वेदिका से घिरे वृक्ष की आकृतियों का अंकन मिलता है। मौर्यकालीन सिक्के मुख्यतः हाथ सिक्के चांदी तथा ताम्र के हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की बड़ी संख्या में प्राप्त चांदी के आहत सिक्कों से अधिकतर मौर्यकालीन ही है। पण के अतिरिक्त आधुनिक अठनी, चौवनी तथा दुवनी के समान अर्धपण, पादपण तथा अष्टभागपण सिक्के भी प्रयोग में आते हैं। ताम्र सिक्के भी इसी प्रकार अर्धमापक, कांकणी तथा अर्ध कांकणी 1/8 मापक होते थे। रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? तो रजत की। निम्नलिखित में से मौर्य काल में मुख्य मुद्रा क्या थी? मुख्य मुद्रा पण थी। रूप दर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुद्रा इंस्पेक्टर। मौर्य युग तक आते आते व्यापार वाणिज्य में नियमित सिक्कों का प्रचलन शुरू हो चुका था। मौर्य काल में ही प्रथम बार आहत मुद्रा निर्माण का कार्य राज के नियंत्रण के अंतर्गत लिया गया। लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी को मुद्रा विभाग टकसाल का प्रमुख नियुक्त किया गया। सौवर्णिक भी टकसाल का अधिकारी था। मुद्रा विभाग का एक उप विभाग अक्षशाला इसके अधीन था। इसे राज श्रवणकार भी कहा जाता है। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। कूट रूपक जाली मुद्रा का निर्माण करता। किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जाल साजों को संदर्भित किया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। पण तथा मासक किस राजवंश की मुद्राएं थी? तो मौर्य राजवंश की। अशोक के अभिलेख से दिखता है कि राज आज्ञा संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर, तो पूर्वी भाग को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों, कारिंदों, दुष्टमात्यों के कुशासन के विरुद्ध ख्यात असंतोष के बारे में बताता है? दिव्यावधान। दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला का तथा अपने द्वितीय पुत्र अशोक को मध्य प्रांत की राजधानी
उज्जैनी का राज्यपाल नियुक्त किया। तक्षशिला की जनता ने विद्रोह कर दिया। सुसीम को इस समय तक्षशिला का प्रांतपति था, विद्रोह को शांत नहीं कर सका। अतः अशोक को उज्जैनी से तक्षशिला भेजा गया। वहां के निवासियों ने अशोक से निवेदन किया कि न तो हम कुमार के विरुद्ध है और न राजा बिंदुसार के, परंतु दुष्ट अमात्य हमारा परिभव करते हैं। निम्न में कौन सा ग्रंथ पीपली वन में स्थित मौर्य नामक गैर राजसिक कबीले की बात करता है? तो वो है महापरिनिबान सूक्त, 1 नंबर ऑप्शन। अति प्राचीन पाली बौद्ध ग्रंथ महापरिनिबान सूत्र के अनुसार मौर्य पीपली वन नेपाल का तराई अंचल तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मध्य का क्षेत्र के क्षत्रिय शासक थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद मौर्यों ने कुशीनगर के मल्लों के पास उनके अवशेषों का अंश प्राप्त करने के लिए एक राजदूत भेजकर अपने क्षत्रिय होने के आधार पर ही दावा किया था। भगवापी क्षत्रियो मयपी खतिया। उल्लेखनीय है कि मौर्यों के विषय में यह प्राचीनतम ऐतिहासिक उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस विद्वान का विचार है कि ब्राह्मण समुदाय का असंतोष मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना? तो हरप्रसाद शास्त्री। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण 137 वर्ष आयु का मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के भीतर ही ध्वस्त हो गया। डीएन झा ने मौर्य साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण अयोग्य व निर्बल उत्तराधिकारी बताया है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की धम्म नीति व ब्राह्मण विरोधी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बताया है। एच.सी. राय चौधरी ने अशोक की अहिंसक व शांतिवादी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना। डी.डी. कोसंबी आर्थिक संकट को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताते हैं। रोमिला थापर के अनुसार प्रशासन का अति केंद्रीकरण व राष्ट्रीय चेतना का अभाव। पुस्तक अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यज। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था राज्य के दूरस्थ प्रांतों में दमनात्मक शासन का प्रचलन। इसकी जानकारी किस स्रोत से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है दिव्यवदान से। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास। बौद्ध धर्मावलंबी वणिक समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने अपने सामने राज शक्ति को बोना बना दिया। तो यह बात तो सही नहीं है। विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन व जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। तो ये बात है जो सत्य है। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी, तो ये तो सही है। अशोक द्वारा संचालित शांति नीति, तो ये बात भी सही है। उन्होंने मौर्य प्रशासन की प्रकृति को केंद्रीकृत कर दिया, यह बात भी सही है। परवर्ती मौर्य शासकों द्वारा अपनाई गई विजय नीति, तो परवर्ती मौर्य शासक जो थे वो सारे कमजोर थे, उन्होंने कोई विजय नीति नहीं अपनाई। तो ये बात है जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 4 नंबर। निम्नलिखित में से किसने दास व्यवस्था नहीं होने के लिए भारतीय समाज की गलती से सराहना की है? मेगस्थनीज। 2 नंबर। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। कथन है मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय दास ग्रीक गुलामों से भिन्न थे। कारण वह दास संपत्ति के मालिक हो सकते हैं और खुद के लिए कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर है जो कथन ए भी सत्य है और कथन बे भी है जो सत्य है। तो कथन ए और कारण बे दोनों सत्य और कारण बे कथन ए की सही व्याख्या करे। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। निम्न में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थे? मेगस्थनीज की इंडिका। अशोक को उपनींद विहार की अपनी यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मनदेश का भ्रमण करते समय मदद की? तो सांब नाम के व्यक्ति ने। पनगुड़िया लेख मध्य प्रदेश में मन्नम देश के उपनीत विहार की यात्रा के समय अशोक द्वारा कुमार सांब को संदेश भेजने का उल्लेख मिलता है। यह कुमार भी निसंदेह मौर्य वंशी राजकुमार था। उल्लेखनीय है कि प्रथम बार मौर्य राजकुमार का नाम ज्ञात हुआ है तथा 5 से अधिक प्रशासनिक केंद्रों का भी अस्तित्व प्रकट हुआ है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रमाणित किया कि अपने पिता के काल में अशोक ने हिमालय के पर्वतों में स्थित नेपाल और खसो के विद्रोह को समाप्त किया था? तो ये बात तारानाथ ने कही है। अशोक के गिरनार शिलालेख के किस लेख में कंबोज गांधार व अपरांत का उल्लेख मिलता है? तो 5वें
शिलालेख में अशोक का शासन अन्य किस शासन से समानता रखता है? तो अशोक का जो शासन है वो टोलेमी द्वितीय के शासन से समानता रखता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो मौर्यों के। अशोक के समय स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख हुआ है उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यूनानी शासकों का जो क्रम है उसमें सबसे पहले जो आते हैं वो एथियोकस आते हैं, इसके पश्चात टोलेमी आते हैं, टोलेमी के पश्चात एंटीगोनस और एंटीगोनस के पश्चात है जो सिकंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वे, दे, से और ए, 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। व्रत शिलालेख संख्या 13 में क्रमशः 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जहां अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे। नाम व पहचान। सबसे पहला अंत्योक, सीरिया का शासक एंटियोकस द्वितीय 261 ईसा पूर्व से 246 ईसा पूर्व तक दूसरे व्रत शिलालेख में भी वर्णित है। दूसरे आते हैं तुर्मे, मिस्र का शासक टोलमी फिलाडेल्फस द्वितीय 285 ईसा पूर्व से 247 ईसा पूर्व तक। तीसरे आते हैं अंत्यकिन, मेसिडोनिया, मकदूनिया का शासक एंटीगोनस 277 ईसा पूर्व से 239 ईसा पूर्व तक। चौथे नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं मग, साइरिन, सीरीन का शासक मगस जिसकी मृत्यु 256 ईसा पूर्व में हुई थी। और 5वें नंबर पर आते हैं अलिक सुंदर, एपीरस का शासक अलेक्जेंडर सिकंदर 272 ईसा पूर्व से 235 ईसा पूर्व तक। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के बाह्य जगत संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है शिलालेख अभिलेख, शिला अभिलेख संख्या 13 में। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर। अशोक के अपने शिलालेखों में कुछ विदेशी राजाओं तथा उनके राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये शिलालेख संख्या 13 में किया गया है। पुरातात्विक सबूतों के अनुसार प्राचीन पाटलिपुत्र शहर के चारों ओर बनी सुरक्षा चार दीवारें किस सामग्री की बनी हुई थी? तो लकड़ी की बनी हुई थी। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र पुटभेदन तथा वहां स्थित उसके भव्य राजप्रसाद को जो विवरण दिया है उसकी पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है। पटना के समीप बुलंदी बाग तथा कुम्हरहार में किए गए उत्खनन से लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे तक कुम्हरहार से राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। 1915 से 17 में डीबी स्पूनर ने बुलंदी बाग में विधिवत उत्खनन किया। यहाँ 6.6 की गहराई में 38 सेंटीमीटर लकड़ी के आयताकार सिलों से 2 समानांतर दीवारें बनी मिली है जिनके बीच में 3.7 मीटर चौड़ी सुरंग जैसी खाली जगह मौजूद थी। मनोरंजन घोष ने 1926-27 में उत्खनन कर इस संरचना में पश्चिम के 250 मीटर लकड़ी की दीवार के अवशेष खोजे हैं। संभवतः इस समानांतर लकड़ी की दीवार को मिट्टी से भरा गया होगा। इसे जुड़ा एक प्रवेश द्वार भी मिला है। यहाँ सतह से नीचे लकड़ी की नालियां भी प्राप्त हुई है। जल निकासी की यह विशेष काष्ठीय प्रणाली अत्यंत विकसित प्रतीत होती है। कौन सा वर्तमान पुरातात्विक स्थल मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो कुम्हरहर, 3 नंबर ऑप्शन। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण जो कहाँ से मिला है? तो कुम्हार से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे कि मौर्यकालीन भवनों का निर्माण जो लकड़ी से होता था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ है? तो बुलंदी बाग है जो पाटलिपुत्र का है। निम्नलिखित में से किसने अंतिम मौर्य राजा को मारा था? तो अंतिम मौर्य राजा को पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की पत्नी मूरा का पुत्र था। तो श्रीधर स्वामी के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो नंदराज की पत्नी मूरा का पुत्र था। विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को नंद राज की पत्नी मूरा से उत्पन्न बताया। मूरा की संतान होने के कारण वह मौर्य कहलाया। मुद्रा राक्षस, इसमें नंद वंश के शासकों को उच्च कुल का तथा चंद्रगुप्त को निम्न कुल, वृषल तथा कुलहीन कहा गया। मुद्रा राक्षस का टीकाकार घुंडीराज चंद्रगुप्त नंद वंश के क्षत्रिय शासक स्वार्थ सिद्धि की मूरा नामक शूद्रा वृषाल्तमा रानी से उत्पन्न पुत्र था। निम्नलिखित में से विष्णु झोपड़ी गुहा कहाँ स्थित है? तो विष्णु झोपड़ी गुहा वो बराबर की पहाड़ियों में स्थित है।
निम्नलिखित में से किसे अशोक के द्वारा बराबर पहाड़ियों में 2 गुफाएं दान की गई? तो आजीविकों को चट्टानों को काटकर गुहा स्थापत्य निर्माण का युग मौर्य काल से ही प्रारंभ होता है, जिसका चरमोत्कर्ष सातवाहन युग में पश्चिमी घाट देखने को मिला है। बोध गया के उत्तर में बराबर पहाड़ियां, खालोतिक पर्वत तथा नागार्जुनी पहाड़ियां स्थित है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक के 3 दान अभिलेख तथा नागार्जुनी पहाड़ियों में उसके पौत्र दशरथ के 3 दान अभिलेख है, जबकि गुफाओं की संख्या कुल 7 है, इसलिए इसे 7 घर भी कहा जाता है। सभी लेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में हैं। ये गुहा विहार आजीविकों को दान देने के लिए निर्मित की गई थी। यहाँ की गुफाएं क्वाट जोश नीस पत्थर से निर्मित है। बराबर समूह की किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोंपड़ी गुफा पर जो है अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, लेकिन लोमस ऋषि गुफा पर अशोक के कोई लेख उत्कीर्ण नहीं है। बराबर गुहा विहार, सुदामा गुहा अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष निर्मित सर्वप्राचीन गुहा। कर्ण चौपड़ अशोक के शासनकाल के 19वें वर्ष में निर्मित। लोमस ऋषि गुहा मौर्य शासक दशरथ द्वारा निर्मित स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट। विश्व झोंपड़ी अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निर्मित। बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाएं हैं, ये बात तो सत्य है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख है, 3 पर अशोक के और 1 पर मौर्य शासक दशरथ का लेख उत्कीर्ण है, ये बात भी सत्य है। 3 नंबर, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, तो ये बात भी सत्य है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं है, ये मौर्य काल के हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो गलत हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नागार्जुनी पर्वत पर शैल गुफाओं को उत्खनन किसने करवाया? तो नागार्जुनी पर्वत पर जो शैल गुफाओं को उत्खनन करवाया था वो मौर्य शासक दशरथ ने करवाया था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नागार्जुनी गुहा विहार, 1 नंबर गोपिका गुहा मौर्य दशरथ द्वारा अपने राज्याभिषेक के अवसर पर निर्मित गुहा। दूसरी बह्यक तथा तीसरी वडदिका दोनों मौर्य शासक दशरथ द्वारा निर्मित। निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन सी वस्तु निर्यात नहीं करता था? तो रजत के आभूषण जो निर्यात नहीं किए जाते थे। मौर्य काल में भारत विदेश में हाथीदांत, मोती, कछुए, सीपियां, रंग, नील, बहुमूल्य लकड़ियां तथा वस्त्र निर्यात करता था। भारत विदेशों से सोना, रजत, आभूषण, कीमती वस्त्र, मीठी शराब का आयात करता था। अर्थशास्त्र में वर्णित वित्सती क्या था? तो वित्सती जो है समुद्र की दूरी का मापक था, सामुद्रिक दूरी की माप, जिसे वित्सती कहा गया। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के अनुसार सेनाध्यक्ष को कितना मासिक वेतन दिया जाता था? तो सेनाध्यक्ष को जो मासिक वेतन 4000 पण दिए जाते थे। 2 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के सप्तांक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? शत्रु, 4 नंबर ऑप्शन। अर्थशास्त्र भारत का सर्वप्रथम ग्रंथ है जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया तथा सर्वप्रथम इसी में वर्णित सप्तांग सिद्धांत राज्य के 7 अनिवार्य अंगों की विवेचना करता है। अर्थशास्त्र में अंग के स्थान पर प्रकृति शब्द का प्रयोग मिलता है। परवर्ती काल में मनुस्मृति तथा महाभारत के शांति पर्व में भी सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है तथा इसकी तुलना शरीर के विभिन्न अंगों से की गई। स्वामी, राजा, शिरोभाग, अमात्य या मंत्री परिषद के सदस्य, चक्षु या नेत्र, जनपद, जन संपदा तथा निश्चित भूखंड, पैर, दुर्ग तथा सुरक्षित राजधानी, भुजा, कोष या खजाना जो सुख, दंड, न्याय व्यवस्था तथा सेना जो मस्तिष्क और मित्र, राज्य से बंधुत्व रखने वाली शक्ति की तुलना कान से की गई है। सप्तांग के सिद्धांत की सर्वप्रथम विवेचना कहाँ की गई? तो सर्वप्रथम जो इसकी विवेचना है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हुई है। राज्य के 7 अंगों में किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें कोष, जनपद और मित्र का है, लेकिन दूत का उल्लेख नहीं है। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना को नियंत्रित करने हेतु कितने वरिष्ठ अधिकारी होते थे? तो 30 जो है वरिष्ठ अधिकारी सेना में होते थे। निम्नलिखित में से किस स्थल की खोजों में एक खंडित उभरी हुई नक्काशीकृत मूर्ति में राजा और रानी के पार्श्व भाग में दासियों को खड़ा हुआ दर्शाया गया है? ब्राह्मी लिपि के अभिलेख में रानियों अशोक, राजा अशोक लिखा गया है, तो ये कंगनहली से प्राप्त इस लेख है। ग्रीक स्रोत में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किस प्रकार किया गया है?
तो ग्रीक स्रोतों में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उल्लेख है वो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के रूप में किया गया। तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ऑप्शन है जो सही है। ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग अभिधानों से संबोधित किया। सेंड्रोकोटस रियन, स्ट्रेबो और जस्टिन, एंड्रोकोटस एपिन और प्लूटार्क ने, सेंड्रोकोटस फिलिकार्स ने। सर्वप्रथम विलियम जोस ने फरवरी 1793 में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। सूची 1 को सूची 2 से उनके अर्थों में सुमेलित कीजिए। एक तरफ एक सूची दे रखी है। कर्मकार, कर्मकार है जो भाड़ा मजदूर को कहा गया। पोतवा अध्यक्ष है जो नाप तोल का अध्यक्ष होता था। राजन्य जो ये राज के सम्मान और प्रणय स्नेह भेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 में 1, 2 में 3, 3 में 2 और 4 में 4। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मकाल, भाड़ा मजदूर, पोतवा अध्यक्ष, नापतोल का अध्यक्ष, राजन्य राज के समान और प्रणय स्नेह भेंट। मैगस्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य प्रसिद्ध था। तो पांड्य राज्य जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। किस अभिलेख से सूखा के समय प्रशासनिक व्यवस्था किए जाने पर प्रकाश पड़ता है? तो सोहगोरा अभिलेख, 1 नंबर ऑप्शन। सोहगोरा अभिलेख गोरखपुर उत्तर प्रदेश सन 1893 ईस्वी में एक कांस्य पत्र पर 4 पंक्तियों वाले तथा ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा युक्त इस लेख की प्राप्ति हुई। संपूर्ण मौर्य काल में यह एकमात्र अभिलेख है जो ताम्र पत्र पर अंकित है। कांस्य पट्टी के ऊपर ऊपरी हिस्से पर उद्धृत चंद्राकार चिन्ह के आधार पर केपी जायसवाल यह स्वीकार करते हैं कि यह चंद्रगुप्त मौर्य का शासकीय चिन्ह है। यह वस्तुतः श्रावस्ती के महामात्रों द्वारा पारित मानवस्ती नामक स्थान से प्रेषित एक आदेश था, जिसमें कहा गया कि त्रिवेणी, मथुरा, चनचू, मोडमा तथा भट्ट में अवस्थित अनाज ग्रहों संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित का उपयोग सूखा तथा अकाल की परिस्थिति में किया जाएगा। इस लेख पर अन्नागार का चित्र भी उत्कीर्ण है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सोहगोरा ताम्रपत्र। प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों, घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है मौर्य काल में। मंडल कूप या वलय कूप, छल्लेदार कूप। पुरातत्वविदों ने इसकी व्याख्या अलग अलग कार्य के रूप में की है, जैसे सोर्सगत सिंचाई कूप, अन्न भंडार। जिस प्रकार आधुनिक समय में जल की निकासी के लिए प्लास्टिक या कंक्रीट के पाइप का प्रयोग किया जाता था, उसी प्रकार उस समय इस प्रकार के कुएं तंग बस्तियों में सोस गर्तों का प्रयोग करते थे। सिंचाई के लिए निर्मित कुएं यानी इन्हें एक सीमित गहराई तक खोदा जाता था जब तक कि भूमिगत जल न मिल जाए, और फिर उस कुएं में इस प्रकार से टेराकोटा के छल्ले एक के ऊपर एक लगाए जाते थे जो भूमिगत जल को ऊपर खींचने का काम करते थे। इस प्रकार के कुओं के निर्माण से पहले जहाँ अधिकांश बस्तियां नदी तट पर पानी की उपलब्धता के कारण बसाई जाती थी, अब नदी तट से दूर बसावट प्रारंभ हो गई। मौर्य काल में पूर्वोत्तर भारत में नगरों के निर्माण में इन छल्लेदार कुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मौर्य काल में इस प्रकार के कुएं बहुसंख्यक रूप से पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार में पाए गए। पटना, तक्षशिला, मथुरा, पुराना किला, दिल्ली, वैशाली, राजघाट, कौशाम्बी से इनकी प्राप्ति होती है। वैसे इनका विस्तार दक्षिण में भी था। हाल ही में किझाड़ी से भी इस प्रकार के कुएं प्रकाश में आते हैं। मंडल कूपों के निर्माण से पानी के लिए नदी तट पर बस्तियों के निर्माण की परंपरा में परिवर्तन हुआ। अब लोग कुएं खोदकर नदी तट से दूर दूर के इलाकों में बसने लगे। अतः मंडल कूपों ने पानी की समस्या के समाधान में मदद की। ये कूप तंग बस्तियों में शोषकतों का भी काम करते हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो ये परखम से प्राप्त हुई है। परखम यक्ष, मथुरा के परखम से मणिभद्र यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिस पर मौर्य ब्राह्मी लिपि का लेख अंकित है। मणिभद्र कुबेर के कोषाध्यक्ष माने जाते हैं। यह मूर्ति धूसर रंग के चूना पत्थर से निर्मित है तथा इसका निर्माण कुनिक के शिष्य गोमिटक ने किया था। मणिभद्र को व्यापारियों तथा यात्रियों का रक्षक देवता माना जाता है। वर्तमान में परखम गांव में इनकी स्मृति में जखिया मेला, यक्ष मेला भरता है। यह मौर्यकालीन सबसे प्रसिद्ध यक्ष मूर्ति है। पंकोदन सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो यह
किस चीज का जुर्माना था? तो ये था सड़क पर कीचड़ फैलाने का जुर्माना। 1 नंबर ऑप्शन। खरोष्टा सौतार सौ पशु प्रेताना, मरे हुए गधे, ऊंट, खच्चर, घोड़े आदि को नगर में फेंकने पर लगने वाला जुर्माना। पांसुन्या शेर थया, गली में कूड़ा फेंकने पर जुर्माना 1/8 पण। मारजार स्वन कुल सर्प प्रेताना, बिल्ली, कुत्ता, नेवला आदि नगर में फेंकने पर लगने वाला जुर्माना। पंकोदक सनिधे, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लगने वाला जुर्माना। आश्रित पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना सन्यासी बनने वाले लोगों के प्रति किसने दंड की व्यवस्था की थी? तो ये कौटिल्य ने की थी। 2 नंबर ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाए हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आकाराध्यक्ष, आकाराध्यक्ष खदान का अध्यक्ष होता था। लोहा अध्यक्ष, लोहे का अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष, बोर्ड्स का अध्यक्ष और शुल्क अध्यक्ष जो मार्ग शुल्क का अध्यक्ष होता था। तो इसमें जो सारे ऑप्शन है जो सुमेलित है, तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र में उल्लेखित प्रमुख अध्यक्ष कोषाध्यक्ष या लक्षण अध्यक्ष, मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष होता था। सिक्के जारी करना, छापे खाने का प्रमुख होता था। पणिया अध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष। कुप्या अध्यक्ष, जंगल वन की वस्तुओं के निर्माण हेतु अधिकारी। पोतवा अध्यक्ष, माप तोल का अध्यक्ष, प्रत्येक 4 माह बाद माप तोल का निरीक्षण करता था। शुल्क अध्यक्ष, चुंगी, सीमा शुल्क, पथकर वसूली के लिए अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, वस्त्र उत्पादन गतिविधियों का अध्यक्ष। आयुधागार अध्यक्ष, अस्त्र शस्त्रों के रख रखाव के लिए नियुक्त। सीताध्यक्ष, राज्य के कृषि विभाग का अध्यक्ष। सूराध्यक्ष, आबकारी विभाग का अध्यक्ष। सुनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। यह अवैध पशुओं तथा पक्षियों के संरक्षण का भी कार्य करता था। आकारा अध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष। विविधताध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष। नवाध्यक्ष, जहाजरानी विभाग का प्रमुख। मणि का अध्यक्ष, वेश्याओं का निरीक्षक। संस्था अध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, व्यापार का अध्यक्ष। लवणा अध्यक्ष, नमक अधिकारी। मुद्रा अध्यक्ष जो पासपोर्ट अधिकारी होता था। कोष्टागार अध्यक्ष, भंडार गृहों का अध्यक्ष। सौणा अध्यक्ष, स्वर्ण उत्पादन तथा शुद्धता के लिए मानकीकरण का अधिकारी। हस्ती अध्यक्ष, हाथियों की देखभाल का अधिकारी। इसी प्रकार अश्वाध्यक्ष और गोवाध्यक्ष भी होते थे। बंधनागार अध्यक्ष, कारागार का अध्यक्ष। प्रशस्ति नामक अधिकारी भी जेलों की देखभाल करता था। देवता अध्यक्ष, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। लोहा अध्यक्ष, अक्षशाला अध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष। पतना अध्यक्ष, बंदरगाहों का प्रमुख। द्यूत अध्यक्ष, द्यूत जुआ अधिकारी। मानाध्यक्ष, दूरी तथा समय संकेतकों को से संबंधित अधिकारी। किस प्राचीन भारतीय राजवंश में पहली बार शूद्रों को राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की गई? तो मौर्यों को। 1 नंबर ऑप्शन। मौर्य काल से भूमि की दर क्या थी? तो मौर्य काल में वो भूमि की दर क्या थी? तो मौर्य काल में जो भूमि की दर थी वो उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक संघमित्रा थी और दूसरी का नाम क्या था? तो दूसरी का जो नाम था वो चारुमती था। सिंहली परंपराओं के अनुसार विदिशा के एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी तथा महादेवी अशोक की पहली पत्नी थी। उस समय विदिशा बौद्ध धर्म का अत्यंत प्रसिद्ध केंद्र भी था। देवी ने विदिशा में विहार बनवाया जो सांची तथा भीलसा में बने स्मारकों में पहला स्मारक है। देवी को शाक्य कुमारी भी कहा जाता है। देवी से महेंद्र व संघमित्रा पुत्र व पुत्री उत्पन्न हुए। संभवतः राजकुल से संबंधित न होने के कारण अशोक ने उसे पटरानी का दर्जा नहीं दिया। अशोक की एक अन्य पुत्री चारुमती का उल्लेख भी मिलता है जिसका विवाह क्षत्रिय देवपाल से हुआ था। यह अशोक की लुम्बिनी यात्रा में साथ तथा इसने नेपाल के देवपतन नामक नगर बसाया था। ज्ञातव्य है कि नेपाल के ललित पतन मंजू पतन की स्थापना का श्रेय अशोक को है। मौर्य युगीन इतिहास लेखन हेतु कौन सा बौद्ध साहित्य स्रोत नहीं है? तो वृद्ध कथा कोश जो स्रोत बौद्ध साहित्य सिंहली अनुसूतियों, दीपवंश में महावंश, दिव्यावदान, अशोकावदान, महावंश टीका तथा महाबोधि वंश तथा दीर्घ निकाय से मौर्य युगीन जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अशोक को श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक माना जाता है? तो कल्याण की राजतरंगिणी में
अशोक को जो कश्मीर श्रीनगर का संस्थापक माना गया। मौर्य काल में अध्ययन का निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो प्रसिद्ध केंद्र जो तक्षशिला था। मौर्य नरेश वृद्धत की हत्या का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। मौर्य राजवंश का अंत किस शासक के समय हुआ? तो मौर्य शासक वृद्धत के समय। सांची का सबसे बड़ा स्तूप, जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया, का ईंटों का निर्मित आंतरिक भाग किसके काल में बना था? तो ये अशोक के काल में बना था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक। सांची के सबसे बड़े स्तूप संख्या ए महास्तूप का आंतरिक भाग अशोक के समय। सांची का स्तूप संख्या 1 का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग अशोक के काल में बना। इस स्तूप में मयूरों की आकृतियों का अंकन हुआ। सांची के स्तूप से चित्रों में भिक्षु वेशधारी अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप की पूजा के लिए तिष्य रक्षित के साथ जाने के चित्र का अंकन हुआ है। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस स्थान को अशोक ने कर मुक्त किया? तो लुम्बिनी को। भारतीय साहित्य में उल्लेखित कोसेई क्या है? तो कोसेई रेशमी वस्त्र को कहा गया है। व्याख्या: दुकुल श्वेत तथा चिकना वस्त्र जिसका निर्माण पेड़ों की छाल से किया जाता था। सोम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र। पत्रोम पेड़ के पत्तों तथा रेशों से बना वस्त्र। कोशेई कीमती रेशमी वस्त्र। चिन्नीपट्ट कीमती वस्त्र, चीन से आयातित रेशमी वस्त्र। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का काल किसे माना जाता है? तो मौर्य काल को। राजा बनने के बाद अशोक की एकमात्र जीत का उल्लेख उन्हें किस अध्यादेश में किया गया था? तो रोक अध्यादेश संख्या 13, 3 नंबर ऑप्शन। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। उस समय कलिंग की राजधानी तौसली, यूनानी नाम परथालिस थी। दुर्भाग्यवश किसी भी साक्ष्य में हमें कलिंग के तात्कालिक शासक का नाम ज्ञात नहीं होता है। अशोक ने अपने 4 दशकों के शासनकाल में केवल एक युद्ध, कलिंग युद्ध में विजय पाई थी। इस रक्त रंजित युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में मिलता है। अशोक के किस अभिलेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? धौली और जोगड़, 1 नंबर ऑप्शन। धौली और जोगड़ से अशोक को युद्ध और हिंसा के कारण जो अपने अंतर्मन में व्यथा प्रकट होती है उसका उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने दूत को धर्म की नीतियों का प्रसार के लिए क्या भेजा? दक्षिण अफ्रीका, रूस और मध्य एशिया में किसी दूत को नहीं भेजा। सीरिया में दूत को भेजा गया था। किसके प्रशासन के दौरान गुप्तचरी जासूसी की एक कुशल प्रणाली विकसित की गई? तो मौर्यों के समय। सारनाथ में शेर की राजधानी निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? तो अशोक से। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो हिरण का कहीं उत्कीर्ण नहीं है। वृषभ का, हाथी का और अश्व का उत्कीर्ण है। उत्तरी काली चमकीली मृद भांड NBP परंपरा को किस काल से संबंध किया जाता है? मौर्य काल, 4 नंबर ऑप्शन। अशोक के धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह निसंदेह बौद्ध धर्म था। यह एक आचार संहिता थी। इसमें सभी धर्मों का सार था। यह सभी प्राणियों के लिए कल्याण के लिए लक्षित था। तो ये 3 तो सही है, ये जो गलत है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेगस्थनीज के भारत विवरण के संबंध में सही नहीं है? भारत के लोग बेईमान में भ्रष्ट थे। तो ये पहला जो कथन है वो गलत हो गया। मौर्य युग शांति समृद्धि का काल था। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। तो ये तीनों सही है, पहला जो गलत हो गया। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? उत्तरापथ, पाटलिपुत्र, अवंती का। उत्तरापथ की जो राजधानी वो पाटलिपुत्र नहीं थी। उत्तरापथ की राजधानी जो वो तक्षशिला थी। तो ये जो पहला ही ऑप्शन है ये गलत है। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और कलिंग की तौसली थी। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिण भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तो सुवर्णगिरी। कौटिल्य के दैविक विपदाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 8 भागों में। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 8 प्रकार की दैवीय विपदाओं का उल्लेख किया है। अग्नि, जल, बीमारी, दुर्भिक्ष, चूहे, व्याघ्र, सांप और राक्षस। 9वां अधिकरण अभियास्यत कर्म है। विभिन्न आपत्तियों आक्रमण के से राज्य के बचाव की नीतियों का विवेचन।
चंद्रगुप्त मौर्य एकमात्र सुनिश्चित अभिलेख संदर्भ किसमें मिलता है? तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में। मौर्य राज्य के लिए केंद्रीय परिधि परिकल्पना प्रयुक्त किया है? तो रोमिला थापर, 1 नंबर ऑप्शन। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य पूर्ण रूप से एकीकृत व्यवस्था का पोषक नहीं था, बल्कि उसके अधीन स्वतंत्र रूप से भी आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक विविधताएं फल फूल रही थी। महानगरीय केंद्र, क्रोड, कोर क्षेत्र व परिधीय केंद्रों के मध्य अंतर संबंध के आधार पर मौर्य राज्य की प्रकृति की व्याख्या की जा सकती है। मूल राज्य मगध या महानगरीय केंद्र नाभि केंद्र था। यह क्षेत्र उच्च अधिकार प्राप्त केंद्रीकृत नौकरशाही के नियंत्रण में था। क्रोड क्षेत्र के अंतर्गत उस काल के अन्य प्रांत या वैसे केंद्र जहां राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी या वाणिज्य के महत्वपूर्ण केंद्र आते हैं। गांधार, अवंती, कलिंग व आंध्र इस प्रकार के राज्य थे। इन इलाकों में सीता भूमि से लेकर निजी स्वामित्व की भूमि पर खेती करने के लिए तरह तरह के पट्टे देने का प्रचलन करके अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया। सुदर्शन झील व नंद नहर जैसी सिंचाई प्रणालियां इसी क्रोड क्षेत्र का हिस्सा थी। तक्षशिला, उज्जैन, धरणीकोट व सुवर्णगिरी जैसे विनिमय केंद्रों से युक्त क्रोड क्षेत्र व्यापारिक मार्गों पर पड़ते थे। परिधीय क्षेत्र में उन समाजों को देखा जा सकता है जहां राज्य की अवधारणा अभी विकसित नहीं हुई थी। ये समृद्ध कृषि क्षेत्रों व व्यापारिक केंद्रों के अंतरालों में पड़ते हैं। उनके संसाधन ऐसे थे जिन्हें खनन किया जा सकता था, जैसे लोहा या सोना। इसके अलावा कुछ संसाधन ऐसे भी थे जो बिना खनन के प्राप्त किए जा सकते थे, जैसे कीमती पत्थर, लकड़ी व हाथी। इन क्षेत्रों में वे वनवासी लोग और जनजातियां रहती थी जिनके उल्लेख अभिलेख में मिलते हैं। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप का स्वामी कहा गया? तो महावंश टीका में जो चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप का स्वामी कहा गया है। कौन सा जैन साहित्य मौर्य युग की जानकारी नहीं देता? तो कथा कोश है जो मौर्य युग की जानकारी नहीं देता। परिशिष्टन पर्वन, वृत्त कथा कोश और कल्प सूत्र में जो मौर्य युग की जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित मूर्ति कला में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? यक्षी या पालवाक, हाथी, धौली में, मथुरा में खड़े बुद्ध और रामपुरा में सांड शीर्ष स्तंभ। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है ये जो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है? तो चित्रित धूसर मर्तबांड, 3 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है? तो चित्रित धूसर मर्तबांड। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह था, तो अशोक को जो तक्षशिला व उज्जैनी का जो प्रांतपति बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? बौद्ध और जैन ग्रंथ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक अभिलेख। तो ये तीनों हैं जो मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत है। तो उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? तो दिव्य अवदान ग्रंथ जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो क्षत्रिय मानता है। बौद्ध ग्रंथों महापरिनिर्वाण सूत्र, दीर्घ निकाय, दिव्य अवदान, महावंश आदि में मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। महाबोधि वंश में चंद्रगुप्त को नरेंद्र कुल संभव राजकुल से संबंधित बताया गया है। महावंश टीका में उसे शाक्य क्षत्रिय कहा गया है। दिव्य अवदान में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार व पौत्र अशोक को स्पष्ट क्षत्रिय कहा गया है। मौर्यों की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख पोर्ट कौन से थे? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो मौर्य काल का जो प्रमुख तटीय बंदरगाह था। निम्नलिखित इनमें से कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर खदेड़ा था? तो विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है इसमें इस बात का पूर्णतः उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और बंगाल ये क्षेत्र है जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल थे, लेकिन तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो इसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तमिलनाडु। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर
हो गया। रुद्रदमन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये तो अशोक के साम्राज्य में थे, लेकिन श्रीलंका पर अशोक का अधिकार नहीं था। अशोक के अभिलेख को मानचित्र में सजाने से स्पष्ट रूप से उसके साम्राज्य की सीमा का निर्धारण हो जाता है। उसके अभिलेखों में ही प्रथम बार इस विशाल भूखंड को कुछ निश्चित नाम से अंकित किया गया। दूसरे, तीसरे, 13वें व 14वें मुख्य शिलालेखों में मौर्य साम्राज्य के इलाकों को विजित के नाम से निर्दिष्ट किया गया। 13वें मुख्य शिलालेख में विजित के समानार्थक राजविजय शब्द का प्रयोग मिलता है। अशोक का साम्राज्य उत्तर में अफगानिस्तान से दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में काठियावाड़ से पूर्व में कलिंग तक फैला हुआ था। महास्थान अभिलेख को यदि स्पष्टतः चंद्रगुप्त मौर्य का स्वीकार किया जाए तो उसकी पूर्वी सीमा का विस्तार उत्तरी बंगाल तक माना जा सकता है। इस प्रकार असम तथा सुदूर दक्षिण को छोड़कर समस्त भारत पर उसका अधिकार था। निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो तमिलकम 1 नंबर ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो कथन पूछा है। अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध का त्याग कर दिया, तो ये तो सत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया, तो खारवेल को चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं पराजित किया था। बिंदुसार ने अशोक से पहले राज्य किया, तो यह बात तो सत्य है। वरदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था, तो यह बात भी सत्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय का निम्नलिखित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? केरल और तमिलनाडु पर मौर्यों का अधिकार नहीं था, तो उपयुक्त दोनों जो सही है। सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? अमात्यों की, धम्मात्र की, पुरोहितों की या राजकों की? तो न्याय करने के लिए जो है वो राजकों की नियुक्ति की थी। 2 नंबर ऑप्शन। राजुक मूलतः रज्जुक शब्द का रूपांतरण है जो मूलतः भू राजस्व तथा भूमि मापन से जुड़ा अधिकारी था। अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद 27वें वर्ष में राजू को अभिहारों तथा दंडकों को न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। चतुर्थ स्तंभ लेख तथा प्रथम पृथक कलिंग लेख में राजकों के अधिकारों का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय स्थानीय प्रशासन तथा धर्म नीति के प्रचार के कार्य में राजकों का बहुत बड़ा महत्व था। वे जनपद, जिला स्तर पर पुरस्कार तथा दंड का अधिकार भी रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। मेगस्थनीज ने के लेखन में उल्लेखित एग्रोनोमोई कौन था? तो एग्रोनोमोई जो जिले का अधिकारी था उसे एग्रोनोमोई कहा गया। आहार या विषय मंडल का विभाजन जिलों में हुआ था, जिसे आहार या विषय या जनपद कहा जाता था। इसका प्रधान आहारपति, विषयपति कहलाता था। मेगस्थनीज ने इसे एग्रोनोमोई नाम से संबोधित किया, जो राजमार्ग निर्माण का भी प्रमुख अधिकारी होता था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित था, तो मार्ग निर्माण से। मेगस्थनीज के अनुसार एस्ट्रोनोमोई मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से क्या था? मुख्य दंड अधिकारी, सेना प्रमुख, जिला प्रशासन का प्रभारी या राजस्व कर्मचारी? तो एस्ट्रोनोमोई जो वो नगर प्रशासन होता था, नगर प्रशासन का जो अधिकारी होता था उसे एस्ट्रोनोमोई। मेगस्थनीज नगर प्रशासक को एस्ट्रोनोमोई कहता है। उल्लेखनीय है कि एग्रोनोमोई सड़क निर्माण तथा भवन निर्माण का अधिकारी होता था। उसकी साम्यता अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित राजकों जिला अधिकारियों से की गई है। इस प्रकार कुल 30 एस्ट्रोनोमोई थे जो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन से जुड़े हुए थे। अशोक के शासनकाल में दक्षिण में कौन सा राज्य अस्तित्व में नहीं था? तो पल्लव है जो अशोक के साम्राज्य के समय अस्तित्व में नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो अशोक को बौद्ध धर्म में जो दीक्षित करने वाले थे वे थे नियोगर्द व उपगुप्त। तो 1 नंबर और 2 नंबर ये दोनों ये जो इसके राइट आंसर हो गए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण बे कहा गया है। कथन ए, भारत का मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल क्षेत्र के निकट रूप से संबंधित था, तो यह कथन तो सही है। अशोक महान की एक पुत्री ने वहां के अभिजात्य वर्गीय एक व्यक्ति से विवाह किया, तो यह बात भी सत्य है। तो ए और बे दोनों जो सही है, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर।
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक महान या कनिष्क? तो पाटलिपुत्र को जो सर्वप्रथम जो राजधानी बनाया था वो उदयन ने बनाया था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करके पाटलिपुत्र को इसके राजधानी बनाया था, लेकिन उदयन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य, 1 नंबर ऑप्शन। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा व सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः दिए गए विकल्पों में से मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो सही उत्तर है। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी में भारत छोड़ दिया, तो यह बात तो सत्य है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन शुरू होने से पहले ही वो भारत छोड़ दिया, तो बे जो गलत है, तो ए सही है और बे गलत है। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारत विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। हालांकि प्लूटार्क व जस्टिन ने सिकंदर व चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का रोचक वर्णन किया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने वृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, विशाखदत्त, शूद्रक या अश्वघोष। तो विशाखदत्त के ग्रंथों में जो चंद्रगुप्त मौर्य का स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस में से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया। इसमें चंद्रगुप्त द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद शासक धनानंद को अपदस्थ करने का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो यह जस्टिन ने किया था। यूनानी लेखकों के विवरण से ज्ञात होता है कि सैनिक प्रशिक्षण के दौरान चंद्रगुप्त मगध विजय के संदर्भ में सिकंदर से मिला। प्लूटार्क व जस्टिन ने इस भेंट का बड़ा रोचक वर्णन किया है। प्लूटार्क के अनुसार युवावस्था में चंद्रगुप्त नंदू के विरुद्ध सहायता के लिए सिकंदर से मिला था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त की स्पष्टवादिता से सिकंदर अत्यंत चिढ़ गया तथा नाराज होकर उसे मार डालने का आदेश दिया, परंतु चालाकी से चंद्रगुप्त उसके चंगुल से निकल भागा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य का जो बचपन का नाम था वह विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की गई है। पुराणों में इसे द्विजभषक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने के बाद विद्वान ट्रोटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र के नाम से हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निगृहित किया कि चाणक्य व विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति है। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्र नहीं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो तुलना है वो मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। कौटिल्य को हिंदू राजशासन पर प्राचीनतम पुस्तक अर्थशास्त्र का प्रणयन है, जिसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। सन 1905 में तंजौर के एक ब्राह्मण ने अर्थशास्त्र की पांडुलिपि मैसूर ओरिएंटल राजकीय पुस्तकालय के लाइब्रेरियन आर राम शास्त्री को भेंट की। 1909 ईस्वी में श्याम शास्त्री ने इंडियन एंटीक्विटी में अर्थशास्त्र का संपूर्ण प्रकाशन तथा भाषांतर अनुवाद करवाया। 1915 में इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध हुआ। प्राचीन काल में राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषय पर दंड नीति के अंग हुआ करते थे। मौर्यों को दंड नीति की शिक्षा के लिए ही कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जो विशुद्ध राज शासन प्रकृति का ग्रंथ है। यह राज का विज्ञान है।
बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में होता है? तो इसका उल्लेख जो बुद्ध घोष की सम्मत पाशादिका में होता है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की सम्मत पाशादिका नामक ग्रंथ से मिलता है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाण होता है। तो इसका जो प्रमाण है वो रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। रुद्रादमन के गिरनार अभिलेख 150 ईस्वी के अनुसार चंद्रगुप्त ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर प्रत्यक्ष शासन किया। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त का राज्यपाल तथा उसने वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सोपारा थाना जिला महाराष्ट्र से प्राप्त अशोक के अभिलेख से भी पश्चिमी भारत विजय की पुष्टि होती है, क्योंकि अशोक स्वयं इस विजय का दावा नहीं करता। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? दक्षिण भारतीय राज्यों का जो उल्लेख है वो द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। तो पहला जो अस्पताल और औषधि बाग का जो निर्माण है वो सम्राट अशोक ने करवाया था। अपने दूसरे मुख्य शिलालेख में अशोक कहता है कि मैंने राज्य के सब स्थानों पर तथा उपयुक्त सीमांत राज्यों में 2 प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध करवाया है, मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा। इनके लिए मैंने उपयोगी औषधियों तथा जड़ी बूटियों का प्रबंध किया है तथा लोक कल्याण के कार्य जैसे कुएं खुदवाना, छायादार पेड़ लगवाना आदि का प्रबंधन भी किया है, प्रति 8 कोस या 9 मील पर। अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका परिणाम है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के अभिलेखों में उसे सर्वत्र देवनाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं को प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख जो दीपवंश और महावंश बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। सिंहली अनुसूर्ति, दीपवंश और महावंश तथा सामंत पाशादिका के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। इस संगीति में पाली भाषा में लिखित बौद्ध धर्म के नियमों को अंतिम रूप से निधिबद्ध किया गया था। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है वो अशोक और दशरथ, ये दोनों जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मौर्य शासक अशोक और उसका पुत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो सांची का जो प्राचीन नाम था वो था कांकणाम। सांची राजस्थान जिले मध्य प्रदेश। आरंभिक ब्राह्मी लिपि में इसे काकणा और कणाय कहा गया। गुप्तकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के 2 अभिलेखों में से काकणाद बोट लिखा गया। पूर्व मध्यकालीन 7वीं सदी ईस्वी एक अभिलेख में इसे बोट श्री पर्वत लिखा गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ स्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ है जो स्मारक या भग्नावशेष दे रखे हैं। तो कौशाम्बी में जो घोषित राम मठ है, कुशीनगर के अंदर रानाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 में 2, 2 में 3, 3 में 1 और 4 में 4। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। कौशाम्बी में घोषित राम मठ, कुशीनगर में रानाभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप और श्रावस्ती में सहेत महेत। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख ख्रोष्टी लिपि में है? तो ख्रोष्टी लिपि में जो शाहबाजगढ़ी अभिलेख है। पाकिस्तान के पेशावर के निकट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप, 2 नंबर ऑप्शन। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, अनुराधापुर, 2 नंबर ऑप्शन। श्रीलंका स्थित अनुराधापुर में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के
इस तरह से उत्खनित मृद भांडों के ही ठीक रहे जिन पर ब्राह्मी लिपि के चिन्ह है, जो इस संबंध में आरंभिक प्रमाण है। ब्राह्मी लिपि भारत की अत्यंत प्राचीन लिपि है। इसके अस्तित्व का प्रमाण अनुराधापुर के अलावा पिपरवा व वर्ली गांव से प्राप्त अभिलेखों 500 ईसा पूर्व का पर भी मिलता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, तो यह बात सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्तरीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, तो 2 नंबर ब भी सही है। तो ए और ब जो दोनों सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन शासकों में धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया जाता था, तो यह बात तो सत्य है। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था, तो 2 नंबर है जो कारण ब है जो वो गलत है। तो ए सही है लेकिन ब है जो गलत है। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्य तरयुगीन राजवंश सातवाहन के समय एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड था? मृत्यु दंड। कारीगरों की अंग क्षति करने, राजकीय धन का घोटाला करने, कर चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। कौटिल्य ने तो पशु की चोरी पर भी मृत्यु दंड का प्रावधान किया। ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबोकर मृत्यु दंड दिया जाता था। कौटिल्य ने विवरण दिया कि युक्त नामक अधिकारी प्राय धन का अपहरण करते थे। जिस प्रकार जल में विचरण करती हुई मछलियों को जल पीते हुए कोई नहीं देख सकता, उसी प्रकार आर्थिक पद पर नियुक्त युक्तों को धन का अपहरण करने पर कोई नहीं जान सकता। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हुआ है, तो मेगस्थनीज की इंडिका। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नागरिक परिनिधि अध्याय में यह उल्लेख मिलता है, परंतु मौर्यकालीन नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण मेगस्थनीज ने दिया था। मेगस्थनीज का नगर प्रशासन विवरण मुख्यतः पाटलिपुत्र से जुड़ा है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र की नगर सभा 6 उप समितियों में विभक्त थी तथा प्रत्येक उप समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इस प्रकार कुल 30 सदस्य इस नगर परिषद के सदस्य होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन करता है? तो नगर प्रशासन का जो विस्तृत वर्णन है वो मेगस्थनीज की इंडिका में मिलता है। वर्तमान नगर प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो जन्म व मृत्यु पंजीकरण, इसकी जो शुरुआत है वो मौर्यकालीन नगर प्रशासन में, नगर पालिका प्रशासन में हुई थी। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण मर्दुमशुमारी का हिसाब रखती थी। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य का, सोने के सिक्कों का, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य का। तो संस्कृति व कला साहित्य का किया था, सोने के सिक्कों का विकास जो नहीं किया था, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश। तो ए, से और द ये 3 है जो सही होंगे। ए, से और द 4 नंबर ऑप्शन। मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला, साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं: उत्तरापथ, अवंती रठ, कलिंग, दक्षिणापथ तथा प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। भाग या बलि क्या थे? भाग या बलि जो है राजस्व के स्रोत थे, तो 2 नंबर ऑप्शन। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित न्यायालय में अस्तित्व में थी। तो यह धर्म स्थानीय और कंटक शोधन, ब और द। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में दंड राज्य की छठी प्रकृति है। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम संस्था, ग्राम संघ का था। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख तथा जनपद संधि के न्यायालय होते थे। सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायाधीश होता था। राजा के न्यायालय तथा ग्राम संघ के न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों 2 प्रकार के होते थे। दोनों में 3-3 न्यायाधीश एक साथ बैठकर न्याय का कार्य करते थे।
धर्म स्तरीय न्यायालय, यह आधुनिक दीवानी अदालत की तरह था। इसका प्रमुख न्यायाधीश धर्मस्थ व्यवहारिक कहलाता था। डाका, चोरी, लूट के मुकदमों, गाली, कुवचन या मानहानि के मामले, मिल्कियत संबंधी विवाद, दो व्यक्तियों के आपसी व्यवहार के मामले, चारागाहों, खेतों, मार्गों को क्षति पहुंचाने के मामले, संपत्ति विवाद आदि इसी न्यायालय में पेश किए जाते थे। कंटक शोधन न्यायालय, यह आधुनिक फौजदारी अदालत की तरह था। इसका प्रमुख न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता था। कंटक शोधन का अर्थ था राज्य के कांटों को दूर करना। स्पष्ट है कि इसमें राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? तो न्यायपालिका, 4 नंबर ऑप्शन। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सूत्रपात द्रविड़ों ने किया था। गांव के शासन की स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ चोलों ने किया। यह व्यवस्था उस समय गांव के प्रशासन का आधार थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विवाह को एक समझौते के रूप में उल्लेखित करते हुए तलाक की अनुमति दी। विवाह विच्छेद तलाक को अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है जो शासकों के नाम दे रखे, दूसरी तरफ उनके उपनाम या जो अन्य नाम है वो दे रखे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को जो वो सेंड्रोकोटस कहा गया। बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को पियदसी और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त, सेंड्रोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, पियदसी और चाणक्य जो विष्णुगुप्त। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने। ब और स जो इसका सही उत्तर होगा। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। शक छत्रप, रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रादमन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। क्योंकि रुद्रादमन का यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का है, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम रहेगा। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय भी इस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया, तो झील का निर्माण जो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सही सुमेलित जो कौन सा है वो पूछा गया है। लोथल, एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, राजगिरी, लोयन कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो जो लोयन कैपिटल ऑफ अशोक है ये जो सारनाथ स्तंभ को कहा गया, तो छ जो गलत हो जाएगा, ए, बे और दे ये तीनों है जो सत्य है। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? भुवनेश्वर स्थित हिंगलाज माता, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक या उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो धौली स्थित जो शैलकृत हाथी है इसका निर्माण जो सबसे पहले हुआ था, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के समय हुआ था। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ, जबकि उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो इस हिसाब से जो सबसे प्राचीन है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शैलकृत हाथी का निर्माण जो सम्राट अशोक के समय किया गया था। स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका पहला उल्लेख जो अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था? रिपोर्टरों को प्रतिवेदक कहा जाता था। चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभ पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई? संबंधित प्रथा का अनुकरण थे। तो ये हकमनी शासकों के द्वारा ये अपनाई जाती थी। भारतीय शासकों में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा अनेक स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाए। अशोक के एकात्मक स्तंभ मौर्य कालीन कला के महत्वपूर्ण उदाहरण है।
अशोक का इस प्रकार के स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाने की प्रेरणा अखेमनी ईरानी के शासक दारा प्रथम डेरे से मिली थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो करवाचक शब्द दे रखे हैं और दूसरी तरफ है जो उनके अर्थ दे रखे हैं। विष्टि, विष्टि को बेगार कहा गया। भाग, भाग स्थानीय कर, भाग है वो जो स्थानीय कर नहीं था, वो राजस्व कर था। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। यहाँ पर पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 2 नंबर है जो सुमेलित नहीं है। कर, महसूल, परण्य, आपात कर, तो ये भी सही है। मौर्य सेना में सम्मिलित थे, तो मौर्य सेना में कौन कौन से सम्मिलित थे? पदाति, रथ, अश्वरोही और गज। तो मौर्य सेना में ये चारों ही हैं जो सम्मिलित थे। पदाति भी थे, अश्वारोही भी थे, रथ भी थे और गज भी थे। तो उपयुक्त सभी जो इसका आंसर होगा ए, बे, से और दे, 3 नंबर ऑप्शन। भारत, प्राचीन भारत में सबसे बड़ी नियमित सेना मौर्यों के पास थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथ युक्त एक अत्यंत विशाल सेना थी, जो नंद सेना से 3 गुनी थी। सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। कौटिल्य ने चारों वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती होने का विधान दिया। सैनिकों को नगद वेतन मिलता था। कौटिल्य ने सेना के 4 अंगों का वर्णन किया है। चतुरंग बल, पैदल, इसका जो प्रमुख जो से पत्याध्यक्ष कहलाता था। अश्व का प्रमुख जो अश्वाध्यक्ष, हस्ती का प्रमुख हस्त्याध्यक्ष और रथ का प्रमुख रथाध्यक्ष कहलाता था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती है? तो अर्थशास्त्र में जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव दिया गया है। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था? चतुर्थ स्तंभ लेख। राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद 243 ईसा पूर्व में मैंने राजू को, यह मूलतः राजस्व अधिकारी थे, को न्यायिक तथा दंडात्मक अधिकार सौंपे हैं। जैसे एक माँ अपने शिशु को एक कुशल दाय को सौंप कर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी प्रजा के सुख और कल्याण के लिए राजकों की नियुक्ति की है। अशोक के इस लेख में व्यवहार क्षमता तथा दंड क्षमता के सिद्धांत को लागू किया गया है। मृत्युदंड प्राप्त लोगों को 3 दिन का प्रायश्चित का समय देने की घोषणा की गई। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? तो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है वो शाहबाजगढ़ी शिल्प राजाज्ञा में किया है। 4 नंबर ऑप्शन। अशोक, अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात क्या था? तो अधिकतम वेतन है जो 48,000 था और न्यूनतम वेतन है जो 60 था। राज्य के मौर्य काल में राज्य के आय का सबसे बड़ा हिस्सा नौकरशाही को नगद वेतन देने में व्यय किया जाता था। अर्थशास्त्र के भृत्य भरणियम प्रकरण 5म अधिकरण में इसकी जानकारी मिलती है। अधिकतम वेतन 48,000 पण तथा न्यूनतम वेतन 60 पण था, लेकिन अन्य स्थलों पर तो उन्हें इससे भी तुच्छ राशि मात्र 10 या 20 पण देने की सिफारिश की गई है। इस प्रकार 1:48 का अनुपात बैठता है। मौर्य काल में लिपिक के वेतन और पुरोहित के वेतन का अनुपात या सिपाही के वेतन और सेनापति के वेतन का अनुपात 1:96 था। वहीं शिल्पी तथा मंत्री के वेतन का अनुपात 1:100 था। वह साक्ष्य कौन सा जो अशोक के भातृ युद्ध की परंपरा को झुठलाता है? तो अशोक का चौथा शिलालेख। मौर्य काल में सीता कर लागू किया जाता था। तो मौर्य काल में जो सीता कर है वह राज्य के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर किया जाता था। राज्य के स्वामित्व वाली कृषि भूमि, मौर्य काल में राज्य के भूमि से प्राप्त आय सीता कहलाती थी। राज्य के कृषि भूमि का अध्यक्ष सीता अध्यक्ष था। राजा स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर सीता कर लगता था। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? शिलालेख, सारनाथ में शिलालेख नहीं स्तंभ लेख है, तो पहला ही गलत हो गया। लघु शिलालेख बहावरपुर, स्तंभ लेख रामपुरा, लघु स्तंभ लेख सांची, तो ये सारे सही है। सांची, सारनाथ, कौशाम्बी वस्तुतः अशोक के लघु स्तंभ लेख है। निम्नलिखित को आरोहण क्रम में प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है? तो स्थानीय के बाद द्रोणमुख, उसके पास कार्वातिक और संग्रहण, 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर होगा। आहार या विषय मंडल का विभाजन जिलों में हुआ, जिन्हें आहार या विषय या जनपद कहा जाता था। इसका प्रधान आहारपति या विषयपति कहलाता था। मेगस्थनीज ने इसे एग्रोनोमोई नाम से संबोधित किया, जो राजमार्ग निर्माण का भी प्रमुख अधिकारी होता था। जिलों के नीचे निम्न इकाइयां होती थी।
स्थानीय 800 गांवों का समूह, द्रोणमुख 400 गांवों का समूह, खारवटिक 200 गांवों का समूह, संग्रहण 10 गांवों का समूह और ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। ये इकाइयां एक प्रकार से प्राचीन युग के जनपदों की ही प्रतिनिधि थे। 10 गांव संग्रहण का मुख्य गोप कहलाता था। यह स्थानिक के अधीन होता था। स्थानीय 800 गांवों का समूह का मुख्य स्थानिक कहलाता था। यह जनपद या जिला का प्रशासनिक अधिकारी भी होता था। स्थानिक कर वसूल करता भी था। सूची 1 में जो अधिकारी दे रखे हैं और सूची 2 में उनके विभाग दे रखे हैं, तो इनको है जो सुमेलित करना है। सन्निदाता जो है ये कोषागार का स्वामी होता था। समाहर्ता जो है ये कर संग्रह विभाग का स्वामी होता था। पणिया अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का स्वामी था और अंतर्वसिक रानीवास के रक्षक दल का स्वामी था। तो 1 में 4, 2 में 1, 3 में 2 और 4 में जो 3, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर। संनिदाता कोषागार का स्वामी, समाहर्ता कर संग्रह विभाग का स्वामी, पणिया अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का स्वामी और अंतर्वसिक रानीवास के रक्षक दल का स्वामी। अशोक के निम्नलिखित में से एक के लिए विहार में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों पर सेल काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया गया। तो आजीविकों के लिए मौर्य काल के दौरान वर्मा और सिलोन के साथ व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो प्रमुख बंदरगाह जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। अशोक के शासनकाल में मौर्य राजतंत्र सैनिक निरंकुशता का स्वरूप धारण कर चुका था। तो यह बात तो बिल्कुल गलत है। अशोक ने अपने शिलालेखों में स्वयं के विषय में कहा, समस्त प्रजा मेरी संतान है। तो यह बात तो सत्य है। तो ए जो गलत है परंतु ब सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित अभिलेखों के काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो सबसे प्राचीन है वो सोहगोरा अभिलेख है। इसके पश्चात का प्रथम कलिंग अभिलेख, तीसरे नंबर पर बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख और चौथे नंबर पर है जो नहपान का नासिक अभिलेख। तो स, ए, ब और द 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। भारत में स्तूप संस्कृति को किसने लोकप्रिय बनाया? तो स्तूप संस्कृति को अशोक ने लोकप्रिय बनाया था। निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। अशोक ने भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की याद में कौन सा स्तंभ बनवाया? रुमनदेही स्तंभ लेख। निम्नलिखित में से कौन मौर्यों की दरबारी कला की शैली को दर्शाता है? पाटलिपुत्र। कुछ बौद्ध स्रोतों के अनुसार पवित्र बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए अशोक की मुख्य रानी को जिम्मेदार ठहराया जाता था। तो अशोक की मुख्य रानी कौन सी थी जिसे पवित्र बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाया गया? तो वो थे तिसार रखा। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य स्तंभ का भाग नहीं है? नृत्य करती हुई लड़की, ये मौर्य स्तंभ का भाग नहीं है। अशोक के समय में सैन्य स्टेशनों पर लगाए जाने वाले कर का क्या नाम था? तो सैन्य स्टेशनों पर जो कर लगता था उसे गुल्मा कर कहा गया। अशोक द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बोध गया की तीर्थ यात्रा ये जो सबसे पहले की थी, उसके पश्चात जो है आजीविकों के लिए 2 गुहाओं का दान किया था। तीसरे नंबर पर यहाँ जो आएगा वह होगा कोणा गमन बुद्ध के स्तूप का विस्तार और चौथे नंबर पर लुम्बिनी की यात्रा जो 20वें वर्ष की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 नंबर हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग नहीं मिलता है? तो खरोष्टी लिपि का, ब्राह्मी लिपि और ग्रीक लिपि का मिलता है। ये शारदा लिपि है, इसका जो उल्लेख नहीं मिलता है। मौर्य सम्राट अशोक के गिरनार के किस अभिलेख में चोल तथा पांड्य राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो दूसरे अभिलेख में चोलों और पांड्यों का उल्लेख मिलता है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक बौद्ध धर्म का उत्साही समर्थक बन गया? उपगुप्त। 2 नंबर ऑप्शन। राज्य के सप्तांग का कौन सा अंग है? स्वामी, अमात्य, दुर्ग और मित्र। तो ये चारों यहाँ जो राज्य के सप्तांग अंगों में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख और श्रीलंका के दीपवंश व महावंश बौद्ध ग्रंथ। तो ये चारों हैं जो मौर्य इतिहास के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ए, ब, स, द चारों सही है। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को क्या उपहार दिया? तो सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मौर्य सेना 30 समिति द्वारा नियंत्रित होती थी। सेनानी का वेतन 8000 पण प्रति माह था।
दीवानी न्यायालय धर्म स्थलीय कहलाता था। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में एक समिति थी जो वैदेशिक मामले देखती थी। तो ये कथन है जो गलत है, ए बे और से, ए बे से ये तीनों सही है। हम एक दार्शनिक बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं भेज सकते, यह वेद दुरुपयोग है। यह कथन किसने किसके लिए कहा? तो यह एंटियोकस ने जो बिंदुसार के लिए कहा था। बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थी, उसमें उन्होंने दार्शनिक देने से मना कर दिया था। किसके अनुसार? समस्त भूमि का मालिक राजा था। तो मेगस्थनीज के अनुसार जो समस्त भूमि का मालिक था वो वहां का राजा होता था। मौर्यों के सिक्कों पर किसकी छाप है? तो मौर्यों के सिक्कों पर मोर की छाप है। बौद्ध धर्म को किसने एक विश्व धर्म बनाया? तो अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विश्व भर में अपने बौद्ध प्रचारक भेजे थे। तो यह थी दोस्तों मौर्य साम्राज्य की सेकंड क्लास। यहीं पर मौर्य साम्राज्य का जो चैप्टर जो समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में मौर्योत्तर काल के जो भी राजवंश है, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, पश्चिमी क्षत्रप, कुषाण इत्यादि जो भी राजवंश है उन सभी की क्लास की जाएगी। तो मौर्य साम्राज्य की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।